दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आज अपना टॉपिक हो जाएगा मौर्य शासन, जिसमें मैं आपको मौर्य शासन की अर्थव्यवस्था, उनके समाज के बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये आज अपने सीरीज का 5वां वीडियो है, जिसमें मैं एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। आज अपनी ये सीरीज का आज का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 4 अच्छी तरह से आपको करवाया था और ये रहे आपके सामने 20 पॉइंट, जिसमें वगैरह आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और आज मैं आपको 14, 15, 16 पॉइंट अच्छी तरह से आपको करा दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आपने हमारा पुराना वाले चारों के चारों वीडियो अच्छी तरह से देखे हैं, तब आप सभी लोगों को पता है कितना शानदार कंटेंट आपको दे रहा हूँ। यदि आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसके साथ में मैं आपको एमसीक्यूज भी दे रहा हूँ, जो मैंने आपको 5 भागों में डिवाइड किया है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते अपने मौर्य शासन की अर्थव्यवस्था की ओर। अब देख लेते हैं मौर्य कालीन की अर्थव्यवस्था। मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन, वही मैं आपको बताऊंगा। आप अगर साथ साथ में जरूर से जरूर लिख लेना, एक तो क्वेश्चन 100% छप जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कुल 24 करों का उल्लेख किया है, यानी कि मौर्य साम्राज्य काल में 24 करों का उल्लेख मिलता है। और यह कहता है, कौटिल्य कहता है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान हो चुकी थी, यानी कि जो भी अपने मौर्यकालीन की जनता थी वो ज़्यादातर अपने कृषि का कार्य करती थी। यानी कि अपन बोल सकते हैं ज़्यादातर टैक्स किससे लिया जाता था? कृषि से लिया जाता, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कार्य करते थे। भारत में द्वितीय नगर की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो चुकी थी, यानी कि गाँव को छोड़ के वह शहर की ओर प्रस्थान करना मौर्यकालीन से प्रारंभ हो गया था और आज भी यह चल रहा है। राज की भूमि सीता कहलाती थी तथा इसका अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। जैसे अपने गवर्नमेंट की जो भी अपनी जमीन है उस समय अगर ये कहलाती थी सीता कहलाती थी, और इसका अध्यक्ष कहलाता सीता अध्यक्ष कहलाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। और सीता भूमि पर अत्यधिक टैक्स वसूला जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और सीता भूमि अस्थानांतर होती थी, यानी कि इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सिंचाई व्यवस्था को सेतुबंध शब्द से प्रयोग किया गया है, यानी कि कौटिल्य ने जो अपनी आजकल वर्तमान में जो सिंचाई करते हैं ना, उस शब्द को कहा था सेतुबंध कहा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है इस प्रकार, सेतुबंध का तात्पर्य क्या हो जाएगा कौटिल्य के अनुसार? तो इसका मतलब हो जाएगा सिंचाई व्यवस्था हो जाएगी। और कृषकों को राज्य द्वारा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती थी और इसके बदले कर वसूला जाता था, जिसे कहा जाता उदाचरमा कहा जाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदाचरमा क्या है? एक प्रकार का कर है जो सिंचाई के बदले टैक्स वसूला जाता था, वो भी अपने मौर्य प्रशासन काल में। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सुदर्शन झील, जहां से आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? पुष्यगुप्त ने करवाया था। और ये हो जाएंगे राज्यपाल चंद्रगुप्त के हो जाएंगे। और इसका पुनः निर्माण अशोक के काल में करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं कर की व्यवस्था क्या क्या थी, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैगस्थनी के अनुसार 1/4 भाग कर लिया जाता था, लेकिन उनकी मात्रा 1/6 थी। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि मौर्य काल में मैगस्थनी के अनुसार कितने भाग में कर वसूला जाता था? तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1/4 होना चाहिए।
अगर आपसे मैक्स्थनी शब्द यूज नहीं किया गया तब आपको आंसर देना है 1/6 देना है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको साथ साथ में नोट डाउन करते जाना है। और इस राजभूमि की वजह से राजा को षडभागी कहते थे। एकमात्र रुमेदई शिलालेख में अशोक के काल की कर रोपण व्यवस्था का पता चलता है और यहाँ पे लुमरी ग्राम पर 1/6 से घटा के 1/8 भाग कर वसूला जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने लुमरी ग्राम से कर 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया गया था। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। पर्यटन कर एक प्रकार का युद्ध कर होता है जो साल में सिर्फ एक बार वसूला जाता है। वो 1/3 से लगा के 1/5 तक वसूला जाता है। और यही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यटन किस प्रकार का कर है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? युद्ध का कर हो जाएगा, जो मौर्य साम्राज्य के काल में वसूला जाता था। और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप निश्चित रहो, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, आपको मुंह जुबानी सब कुछ याद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं व्यापार वाणिज्य। उस समय व्यापार किस प्रकार से होता था, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौटिल्य के अनुसार उस समय जल की बजाय स्थानीय मार्ग सर्वश्रेष्ठ था। वेरी इंपॉर्टेंट, कौटिल्य कहता है कि स्थल मार्ग पर व्यापार सर्वाधिक उपयोगी है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आज के समय में जल मार्ग पर व्यापार किया जाता है। ये भी आप चीज नोट कर सकते हो साथ साथ में। और स्थल मार्ग के द्वारा दक्षिण पथ में व्यापार सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, दक्षिण पंथ की राजधानी कौन सी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ताम्र लिपि इस समय का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि मौर्य काल का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा हो जाएगा। ये रहा आपके सामने। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाना। और उत्तर पंथ में हेमावत सूती वस्त्र के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि मौर्य काल में सूती वस्त्र के लिए उद्योग कौन सा हो जाएगा। तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? हेमावत होना चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको एक एक करके सारा कुछ बता रहा हूं। और दक्षिण पथ में यह व्यापारी का केंद्र था और यहाँ पे सोना, चांदी, हीरा, मेनके तथा शंखों के से व्यापार किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि व्यापार का केंद्र कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण पंथ हो जाएगा। और मौर्य कालीन में कौन से खनिज का व्यापार किया जाता था, तो सोना, चांदी, हीरा, मेनका और शंखों के द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से नहीं पूछे जाते, जो आपको याद होना चाहिए साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं शिल्प। यहां से आपके कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते, सब कुछ आपको बता दूंगा। व्यापार की श्रेणियों को गिल्ड कहा जाता था, यानी कि व्यापार की जो भी अपनी श्रेणियां उस समय गिल्ड कहा जाता था। ये आप चीज नोट करना। और हर गिल्ड का एक प्रधान होता है जिसका हो जाएगा श्रेष्ठी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे श्रेष्ठी मिलकर एक अपने प्रधान को चुनते हैं जिसे कहा जाता है श्रेष्ठीन कहा जाता है। और ये अपने सारे ग्रुप से कार्य करते थे और ये अपनी सारी बात अपने राजा तक पहुंचाते थे, जनता तक पहुंचाते थे, जिससे इनका व्यापार और भी ज्यादा विकास हो। और राज्य के द्वारा बाढ़ तथा नाप तोल का सही गणना करवाई जाती थी और ये कार्य करती थी मौर्य शासन की प्रशासन के द्वारा किया जाता है, जिसे वो यह पुष्टि कर सके कि व्यापारी के द्वारा जनता के द्वारा जो भी माल दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही दिया जा रहा है या गलत दिया जा रहा है, उसकी सारी पुष्टि प्रशासन के द्वारा की जाती थी। और यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि शिल्पी और जनता के बीच में दीवार का कार्य अपने प्रशासन के द्वारा किया जाता था। तौल की सबसे बड़ी इकाई आटक थी
और तोल की सबसे छोटी इकाई स्वर्णमासा थी। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तोल की सबसे छोटी इकाई, तोल की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माप की सबसे बड़ी इकाई योजन थी और माप की सबसे छोटी इकाई परमाणु थी। यानी कि इस 2 लाइन से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं और यही 4 ऑप्शन आपके हर बार आपके एग्जाम में दिए जाते हैं और ये दोनों के दोनों लाइन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इससे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, लिख लेना साथियों। और व्यापारी अपनी सुरक्षा के लिए काफिले में चलना पसंद करते थे और रास्ता दिखाने के लिए एक सार्थकवाद का प्रयोग किया जाता था और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप निश्चित रहो। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं मौर्यकालीन समाज के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वही मैं आपको बताऊंगा जो आपके हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैगजीनी के अनुसार मौर्य समाज कुल 7 भागों में विभाजित था साथियों। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मैगजीनी के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में डिवाइड था, तो ये 7 भागों में डिवाइड था और इस भागों को जाति का रूप बताया है और इसके कारण यह कहा गया कि मैगजीनी को भारतीय समाज के बारे में अल्प ज्ञान था और मौर्यकालीन समाज पितृसत्ता समाज था। कौटिल्य ने उल्लेख किया है कि परिवार के पिता सर्वोत्तम होते हैं। कौटिल्य के अनुसार समाज 9 प्रकार के होते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि मैगजीनी के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 7 भागों में डिवाइड किया है और कौटिल्य के अनुसार मौर्य समाज को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 9 भागों में डिवाइड किया है। यहीं से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो इंपोर्टेंट है साथियों, ये आप चीज नोट करना। और अर्थशास्त्र में शूद्र को आर्य कहा गया है और अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कहा गया कि शूद्र ही आर्य है। और मौर्यकालीन में लोग मनोरंजन के लिए गणिका का प्रयोग करते थे और नगर वधु का चुनाव जनमत के द्वारा किया जाता था और वहां की प्रसिद्ध नर वधु आमपाली थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आमपाली के बारे में, ये क्या थी, उस समय अगर नर वधु थी। ये मौर्य प्रशासन के बारे में पूछा जाता है। बौद्ध काल की तुलना में स्त्रियों की दशा सुधरी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो यहाँ पे अच्छी थी। कौटिल्य ने केवल आश्रय विवाह का उल्लेख किया है। अब ये आश्रय विवाह क्या होता है, ये होता है, इसे कहा जाता है ऋषि विवाह भी कहा जाता है। कोई भी अपने ऋषि है, किसी भी घर में चला गया, उनको यदि गाय दे दी तो उनके मालिक के द्वारा उनको अपनी कन्या दी जाती है, उसे कहा जाता है कृषि विवाह कहा जाता है और इसका उल्लेख करता है कौटिल्य के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अशोक की मृत्यु के पश्चात उनके शासन पुराणों के अनुसार कुणाल बना था साथियों। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अशोक के बाद कौन शासक बना था, तो वो कुणाल बना था। और राजधानी के लेखक कन्हल के द्वारा अशोक की मृत्यु के पश्चात जाबाली कश्मीर के राजा बने थे, जो शैव मतावली से संबंधित थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और राजधानी किसने लिखी थी, कन्हल के द्वारा लिखी गई थी, जो अपने कश्मीर से संबंधित हो जाएगी, यानी कश्मीर का इतिहास बताती है। और कन्हल के अनुसार कश्मीर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी तथा नेपाल में ललितपात शहर की स्थापना की थी। और इस वंश का अंतिम शासक वर्धमान हो जाएगा और इसकी हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी। और ये हो गया आज का वीडियो पूरा हो गया। कल आपका एक वीडियो के साथ में पूरा मौर्य साम्राज्य पूरा हो जाएगा, जहां से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। और प्लीज़ यार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर जरूर से जरूर कर देना, इतनी मेरे आपसे रिक्वेस्ट है।
ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।